जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ पॉइंट बतलाए थे, है ना। तो बाबू आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। इससे पहले आपको जानना होगा एरिया वेक्टर क्या होता है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे एरिया वेक्टर का, है ना। उसके बाद हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। हेडिंग बना पहले एरिया वेक्टर। देखिए आप क्लास 11th में एरिया की बात किए थे और एरिया बराबर फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। मान लेते हैं कि किसी बॉडी का ये एरिया है जिसका लेंथ 10 फीट और ब्रेथ जो है वो 6 फीट का है ना। आपसे किसी ने ये कहा कि आप हमें इस बॉडी का एरिया का वैल्यू बताया, है ना। तो आपने कहा कि इस बॉडी का एरिया का जो वैल्यू होगा वो लेंथ होगा 10 फीट और ब्रेथ होगा 6 फीट, है ना। बाबू वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं, वैल्यू को ही क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। या फिर आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है वैल्यू। तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप हमें इस बॉडी का एरिया का मैग्नीट्यूड बताएं, तो आप कहेंगे लेंथ 10 फीट और ब्रेथ 6 फीट, है ना। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। और बाबू जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है वह स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। कौन सा क्वांटिटी कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो वह वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। लेकिन क्या आपको इस एरिया में कहीं डायरेक्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो कहने मतलब इस एरिया में सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा है, मैग्नीट्यूड। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो वह कौन सा क्वांटिटी कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हम लोग कहेंगे कि एरिया कौन सा क्वांटिटी होगा बाबू, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि एरिया में हमें सिर्फ क्या पता होता है, मैग्नीट्यूड, इसलिए एरिया एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है ना। देखिए अब बात करते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। देखिए क्लास 11 में ये बातें चर्चा हो रही है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्लास 12th में हम लोग ये करें कि नहीं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? आपने तो कहा कि अभी एरिया स्केलर क्वांटिटी है, अब क्लास 12th में करें कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसे? चलिए पता करते हैं हम लोग यहाँ। इससे पहले आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity which is always perpendicular to the surface, perpendicular to the surface and directed in outward direction, from surface, है ना। It is denoted by ds, है ना। लिख ले पहले से जल्दी। चलिए देखिए, तो बाबू एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बनाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। आपसे जब कहे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बनाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम एरिया कहते हैं।
मान लीजिए कि अगर आप इस मार्कर के, मान लीजिए ये एरिया हो गया, ये पूरा इसका एरिया हो गया, है ना, और इस एरिया से एक डायरेक्शन इस प्रकार है, इस प्रकार, तो क्या इस बॉडी के सरफेस से और इस डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है? बना रहा है ना। तो एरिया वेक्टर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बनाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। हाँ, आउटवर्ड डायरेक्शन जरूरी नहीं है, इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ही वो 90 डिग्री बनाएगा, जरूरी नहीं है। वो इनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा तो भी वो सरफेस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो जहां हम आउटवर्ड लिखे हैं ना, आप वहां इनवर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए, है ना। तो कहने का मतलब है बाबू, देखिए थोड़ा सा और लिख लीजिए इसको, डिनोट तो हो गया, इट इज डिनोटेड बाय ds, है ना। एरिया वेक्टर को डिनोट करते हैं SI यूनिट ऑफ ds, है ना। दूसरा है CGS यूनिट ऑफ ds, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ds, है ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये तो हम लोग को पता ही पहले से, क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखो बाबू, एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर से। तो ब्रेथ को भी मेजर किससे करते हैं? मीटर से। और मीटर मीटर मिल के क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, है ना। CGS क्या होगा? C से सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए जहां मीटर स्क्वायर है वहां से हो जाएगा C से सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। डायमेंशनल की बात करें तो बाबू, लेंथ का डायमेंशनल L होता है, ब्रेथ का भी L होता है, तो L L मिलके क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, है ना, L स्क्वायर लिखिए, ठीक है। तो आपको जब भी कोई एरिया वेक्टर पूछे तो एकदम बिल्कुल नहीं गड़बड़ाना है। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बनाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, चाहे वो इनवर्ड डायरेक्शन में। क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर कहलाता है। एरिया वेक्टर कब कहलाता है? जब ये सरफेस से परपेंडिकुलर बना। सरफेस पे जब तक वो परपेंडिकुलर नहीं बना था तब तक वो स्केलर था, लेकिन जैसे जैसे अगर आप इस मार्कर की अभी बात करें, इस एरिया की बात करें, तो यहां पे एरिया भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। लेकिन जैसे इस एरिया से एक डायरेक्शन इस प्रकार आउटवर्ड डायरेक्शन में निकला, है ना, यह भी ये एरिया स्केलर नहीं बल्कि ये वेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख ले, फिर आपको हम समझाते हैं। लिखिए, द टोटल number of electric field, the total number of electric field lines, the total number of electric field lines passing perpendicular
थ्रू या बॉडी, थ्रू या बॉडी, है ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू या बॉडी, बॉडी, बॉडी in placed to the electric field, electric field is called electric flux, है ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू या बॉडी इन प्लेस्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। देखिए, है ना, इसी के नीचे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई 5, लिख रहे, फिर समझाते हैं। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, ज्यादातर प्रयास करें आप स्क्रीनशॉट करके लिखिए, ठीक है। देखिए, आने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 5, है ना। देखिए बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई ए बॉडी है ना, कोई बॉडी, इस बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ बाबू? 2 पास हुआ। तो कहने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर 2 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा बाबू वो भी कितना होगा? 2 होगा। यानी जितना इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा उतने ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और किसी बॉडी में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक और बॉडी है, इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार है ना, इस प्रकार है। अब आप ये देखें, क्योंकि ये बातें तो हमें पता है कि ये बॉडी है, इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला गया। लेकिन जितना इस बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, जितना इस बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा मेरा। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है? 1 2 3 4। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा 4 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होना चाहिए बाबू? मेरा 4 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ये बात आपको पता चल गया कि जब किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है ना, ये जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर को नीचे ड्रॉ कर देंगे, आप ड्रॉ कर देंगे इसे, है ना। चलिए ठीक हो गया। चलिए, है ना। चलिए बाबू,
थोड़ा सा जब फिगर लिखे ना, उसके फिगर बनाए उसके नीचे और लिखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आणि वाटरी एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किससे डिनोट किए थे, वेक्टर ds से डिनोट किए थे, वेक्टर है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the dot product of electric field intensity and area vector is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई क्लोज्ड बॉडी है, इस क्लोज्ड बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, इसलिए इसे हम लोग फाई पढ़ते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आणि वेक्टर ई डॉट क्या बोला गया है, एरिया वेक्टर आणि ds, है ना। देखिए क्या ऊपर आप डेफिनेशन लिख चुके हैं, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, है ना बाबू। देखिए चलिए देखिए ये फॉर्मूला हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए फाई बराबर फॉर्मूला क्या बना था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, है ना। देखो बाबू क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड हटेगा वेक्टर हटेगा तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो बाबू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड वेक्टर ds का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट होने के कारण कौन सा थीटा, cos थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, फाई इज इक्वल टू वेक्टर हटेगा मैग्नीट्यूड हटेगा यानी e ds cos थीटा, फॉर्मूला बन गया, है ना। चलिए क्या हो गया, अब बात कीजिए इसका यूनिट ऑफ फाई, चलिए तो बाबू ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाबू मैंने इसका वीडियो अपलोड नहीं किया है, मैंने कहा था आपको कि इस चैप्टर के एंड में ये सारे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल आप यहां देखें बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा चार्ज। तो बाबू फोर्स को किसने खोज किया था, है ना, फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। फोर्स का जो खोज करता था उनका नाम था न्यूटन, और चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय कूलम। तो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट था वो था न्यूटन पर कूलम। तो बाबू ई का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ds क्या है, एरिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू एरिया, और एरिया बराबर फॉर्मूला L गुने B। लेंथ को मेजर मीटर से, ब्रेथ को भी मेजर मीटर से, और मीटर मिलके क्या, मीटर स्क्वायर, तो गुने क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। इसी को सजा दे थोड़ा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या है, कूलम पर कूलम हो जाएगा, है ना। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई। बाबू देख, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2, और चार्ज का क्या होता है, at। अरेंज करें, mlt-2। बाबू कहीं और t है क्या, नीचे में t है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में। बाबू a प्लस है, a जो है नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, तो हो जाएगा mlt-2 -1 -3 और हो जाएगा a -1। ये सिर्फ अभी किसका हुआ,
ई का हुआ, लिखिए एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, है ना। एरिया की बात कीजिए, डीएस क्या है, एरिया, ds इज बराबर एरिया बराबर एल गुने बी, लेंथ का डायमेंशन एल और ब्रेथ का भी एल, और एल एल मिलकर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो गुने क्या हो जाएगा बाबू, एल स्क्वायर, एम एल टू और एक बाबू एल यहां है, क्या हो जाएगा एल थ्री, और कहीं एल क्या नहीं, टी माइनस 3 और हो जाएगा ए माइनस 1, है ना। कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेक्टर हो सकता है क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि किसी क्लोज्ड बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना। तो बाबू जैसे मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी ये है, बॉडी ये है, इस पे, अच्छा इस पे लिखिए हम बताते हैं, इट इज या स्केलर क्वांटिटी, कैसे स्केलर होगा बता दे रहे हैं, इट इज या स्केलर क्वांटिटी, जिसे मेरे कहने का मतलब है बाबू कि जिस क्लोज्ड बॉडी में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रहा है ना, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास हो गया, तो कहने मतलब है कि चलिए ए, मान लीजिए कोई ये बॉडी का सरफेस है, मैंने यहां से एक लाइन को पास किया ds, है ना, इसके बीच एंगल क्या बना, थीटा, थीटा क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ds एंड वेक्टर ई और ds के बीच बनने वाली एंगल। तो कहने का मतलब बाबू कि जो सरफेस से जो एंगल जो बन रहा है ds जो परपेंडिकुलर जो बना रहा है, क्या वो जरूरी है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो सरफेस से जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन जो बनेगा ना बाबू, वो डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं पता है कि उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें उस सरफेस से बनने वाली परपेंडिकुलर का डायरेक्शन हमें पता नहीं है कि वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, है ना। नीचे थोड़ा सा लिख देंगे, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ds, ठीक है। तो ये हो गया बाबू, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हम हर एक बार कह रहे हैं, मजबूरी हर किसी की होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना छोड़ देता है, जिंदा रहने के लिए उसे तो खाना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आज की स्थिति में ये हम लोग का हाल चल रहा है कि हर किसी को कुछ ना कुछ मजबूरी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें, आपका जो मेन मकसद, मेन जो फोकस है, आप इसे लेके चले, है ना, तो ही आप टारगेट कुछ कर पाएंगे बाबू आगे, ठीक है। इसलिए जितना बताया जाता है आप उतना बेहतर होकर तैयारी करें, ताकि आपका एग्जाम के लिए बेहतर फील हो, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस न्यूमेरिकल और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। बस आज इतना ही।